सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के सवालों को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए, टेम्परेचर आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही एक फंडामेंटल यूनिट भी है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये स्केलर क्वांटिटी ही है। चार्ज भी आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम बात यहाँ पर इम्पल्स की करें तो इम्पल्स जो होता है ये होता है फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसमें फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इम्पल्स क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इम्पल्स हमारा स्केलर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन लैटिन द वर्ड वेक्टर मीन्स, यानी कि लैटिन में वेक्टर का क्या शाब्दिक अर्थ होता है। तो वेक्टर का मतलब होता है कैरियर, यानी कि वाहक। वेक्टर का मतलब कैरियर, याद रखेंगे, वाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, एक वेक्टर कब नहीं बदलता। तो देखिए, जब भी किसी वेक्टर को आप पैरेलल में शिफ्ट करते हैं, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है हमारा, अगर इसको हम यहाँ से शिफ्ट करके पैरेलली यहाँ पर लेकर के आ जाएं, जैसे ये वेक्टर ए था, अब इसको हम क्या किए, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ पर ले आए, तो ये वेक्टर नहीं बदलता, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन। तो पैरेलल जब हम किसी वेक्टर को शिफ्ट करते हैं तो ना तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करती है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो वेक्टर भी हमारा नहीं बदलता। तो क्वेश्चन है कि एक वेक्टर कब नहीं बदलेगा। तो एक वेक्टर तब नहीं बदलेगा जब इसको इसके पैरेलल में ही डिस्प्लेस कराया जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द वेक्टर, यानी कि वेक्टर से संबंधित यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। देखिए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर होता है, ये सही बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट ऑप्शन है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर, ये गलत बात है। इसमें कहा जा रहा है कि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमेशा स्केलर होता है, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये बी है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं, कैन नॉट हैव देयर रिजल्टेंट जीरो, तब इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है, तो ये सही भी है। और नेक्स्ट कहता है कि वेक्टर्स ऑलवेज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो ये बिल्कुल सही कही गई। वेक्टर जो है त्रिभुज के योग के नियमों का, यानी कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेक्टर आर पैरेलल, यहाँ पर कौन सा वेक्टर जो है ये पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बी देखिएगा, तो यहाँ पर वेक्टर ए है आई कैप माइनस 10 जे कैप और वेक्टर बी है 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका वेक्टर बी जो है ये क्या है, ये ट्वाइस है वेक्टर ए का। वेक्टर बी जो है ये क्या है, वेक्टर ए का डबल है। वेक्टर बी ए का डबल है, तो ये पैरेलल होगा। बाकी डायरेक्शंस वगैरह यहाँ पर आप सेम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नल वेक्टर। देखिए, नल वेक्टर जो है इसी को हम लोग जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर को ही जीरो वेक्टर भी कही जाती है। तो यहाँ पर सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। नल वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है। पहला कहता है कि अगर किसी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर को जोड़ा जाए तो वो वेक्टर सेम रहेगा, तो ये तो सही है। नेक्स्ट कहता है कि अगर किसी जीरो वेक्टर में किसी एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट जीरो वेक्टर आता है, तो ये भी बात सही है। अगर सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो रिजल्टेंट आपका जीरो होगा, ये भी सही है। यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर देखिएगा कि किसी भी वेक्टर को अगर आप जीरो से गुणा कीजिएगा तो ये वेक्टर आपका जीरो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, वेक्टर का प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज 3, यानी कि देखिए ये जो है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है 3, एक्स कंपोनेंट वेक्टर ए का कितना दिया हुआ है 3, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 5,
और जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड आपको 5 दिया गया है। आगे कहता है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि सवाल में आपसे वाई कंपोनेंट पूछी गई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंपली किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो इसके लिए तरीका होता है कि आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए और फिर आप वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे। तो ए का मैग्नीट्यूड है 5, तो 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट है 3, तो आप 3 का करेंगे स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से y कंपोनेंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ से आपका y कंपोनेंट कितना हो जाएगा 4। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो अगर ये 3 है और एक 4 होगा तब ये ट्रिपलेट 5 फॉलो होता है। तो यहाँ पर y कंपोनेंट कितनी हो जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ। देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, जैसे जब भी हम बात डायरेक्शन की करते हैं तो डायरेक्शन आप कैसे बनाते हैं, इस प्रकार से, ये नॉर्थ, ये साउथ, इसको बोलते हैं ईस्ट और इसको बोलते हैं वेस्ट। तो सबसे पहला कहा जा रहा है कि अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, एक आदमी जो है 30 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया। तो चलिए इसको मान लेते हैं हम वेक्टर ए। वेक्टर ए कितना लिख सकते हैं, तो 30 जे कैप, देन 30 मीटर ईस्ट, इसके बाद ये आदमी जो है 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर गया, यानी कि मान लीजिए कि वेक्टर बी जो है ये क्या हो जाएगा, तो 30 आई कैप। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, इस ये आपका एक्स एक्सिस होता है और इसमें जो वेक्टर होता है ये आई कैप, जबकि इधर जो वेक्टर होगा ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप, इधर जो वेक्टर होगा ये जे कैप और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा ये माइनस जे कैप होगा, और इसको बोलते हैं ऑरिजिन। इसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गया है, जरा देखिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहने का मतलब कि इधर, और जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोले साउथ वेस्ट सिर्फ ऐसा लिखे तो आप समझेंगे कि यहाँ पर जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप वेक्टर सी को लिखना चाहेंगे तो आप वेक्टर सी को क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, जैसे आप समझिए कि आप किसी वेक्टर को लिख रहे हैं तो आप इसको अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लिखते हैं तो आप इसको लिखते हैं ए कॉस थीटा आई कैप और प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ये होता है लिखने का तरीका। तो इसके हिसाब से लिखिएगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 30√2 और कॉस क्या लिखेंगे 45 डिग्री। यहाँ पर कॉस क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 45 डिग्री, और यहाँ पर देखिएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, तो माइनस आई कैप, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका माइनस आई कैप और प्लस 30√2 साइन 45 डिग्री और माइनस ऑफ जे कैप। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वेक्टर सी आपका कितना आ जाएगा, तो 30√2 इंटू 1/√2 और ये हो जाएगा माइनस आई कैप, माइनस में है, और प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 30√2 इंटू साइन 45 1/√2 और ये आपका रहेगा माइनस ऑफ जे कैप, ये रहेगा माइनस ऑफ जे कैप। तो यहाँ से देखिएगा तो ये √2 वाली चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर भी ये √2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो वेक्टर सी बचेगा ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 30 आई कैप और माइनस ऑफ 30 जे कैप। अब आप ऐसा कीजिए कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालिए, इसका आप रिजल्टेंट निकालिए। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसके लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस क्या करेंगे वेक्टर सी। तो इस प्रकार से जब आप तीनों को जोड़िएगा तो इसका रिजल्टेंट क्या जाता है 0। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज, ओरिजिनल पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इसका रिजल्टेंट 0 आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, देखिए अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, ये इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है बर्ड का और ये आपका फाइनल पोजीशन है। देखिए ये आपका है इनिशियल पोजीशन, ये आपका हो गया इनिशियल पोजीशन, और ये जो आप देख रहे हैं
ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन। तो देखिए बर्ड की इनिशियल पोजीशन ये थी और बर्ड यहाँ पर पहुँच गई अपने फाइनल पोजीशन पर, और ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में हो रही है। आगे कहता है कि द बर्ड्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज गिवन बाई। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन से इनिशियल को घटाइए, तो यहाँ पर 7 से -3 को घटाइएगा, तो यहाँ पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या लिखेंगे 7 माइनस और फिर -3, 7 माइनस -3 और ये किस में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा आई कैप। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 7 माइनस -3 आई कैप, और फिर क्या हो जाएगा आपका, तो प्लस फिर आपका हो जाएगा -2 और -4 जे कैप, प्लस जेड एक्सिस में आ जाएगा तो -3 माइनस ये हो जाएगा -3 और ये आपका हो जाएगा के कैप। तो इसके हिसाब से अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 10 आई कैप और -6 जे कैप, और ये टर्म कितना हो जाएगा -3 + 3 0। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 10 आई कैप -6 जे कैप। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अगर एन कैप कोई यूनिट वेक्टर है किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, तब तो देखिए यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो सही तरीका ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे वेक्टर ए को लिखिए और यहाँ पर वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर वही है एन कैप अगर आप यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर ए लिखिए और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में पूछा जाए तो इसके लिए जो तरीका होता है सबसे पहले आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो 2 आई कैप और इंटू आई कैप ये क्या हो जाएगा 2 और +3 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा -3 और डिवाइडेड बाई जिस डायरेक्शन में आपसे पूछा जाए आप उसके कंपोनेंट से डिवाइड कर दें। तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 में से 3 घटाइए तो ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा √2। तो सही आंसर क्या हो जाएगा -1/√2 यानी कि ऑप्शन बी। तरीका क्या है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और जिसके डायरेक्शन में पूछा जाए उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है डॉट प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डायरेक्शन कोसाइन बताइए इस वेक्टर का। तो देखिए जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो आप इसको सिंपली लिखिए आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप और इसको आप डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप और प्लस 1/√3 के कैप। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन कोसाइन है सब लिखिएगा 1/√3 है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली। अगर कोई वेक्टर ए है जो मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल को बनाता हो, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता हो, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता हो, तब आप एक रिलेशन याद रखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होगा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस जो है साइन स्क्वायर गामा ये बराबर होता है 2 के। किसके बराबर होता है 2 के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ इतना एंड इतना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनका आप रिजल्टेंट निकालिए और रिजल्टेंट के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो देखिए रिजल्टेंट जब आप निकालिएगा तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करना होगा ऐड करना होगा। तो यहाँ से जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो जरा सोचिए -2 आई कैप और आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली माइनस आई कैप। यहाँ देखिए 3 जे कैप और ये 2 जे कैप, तो क्या हो जाएगा
प्लस 5j कैप, और ये आपका k कैप और -4k कैप, तो ये हो जाएगा -3k कैप। अब यहाँ पर इसका निकालिए आप यूनिट वेक्टर। ठीक, तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वेक्टर r लिखेंगे, और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से ये जो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो सबसे पहले वेक्टर r क्या है, तो ये हो गया -i कैप प्लस 5j कैप और -3k कैप। अब यहीं से आपको आंसर दिख गया होगा। देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका वेक्टर -i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप आ रहा है, इनका ऑप्शन सी दिख रहा है। फिर भी देखिए मैग्नीट्यूड से इसको देख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये आपका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा -i कैप प्लस 5j कैप और -3k कैप और डिवाइडेड बाई √, इसको आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 और 9 34 और 1 35, तो √35, यानी कि जो सही आंसर है आपका सी है। तो इस क्वेश्चन में पहले दोनों वेक्टर यानी कि ए और बी का आपको रिजल्टेंट निकालना था, और फिर जो रिजल्टेंट आया उसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या करना था, डिवाइड करना था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का आप निकालिए क्रॉस प्रोडक्ट और इसको डिवाइड कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड से। और क्रॉस प्रोडक्ट जब आप निकालेंगे तो इसके लिए जो बेहतर तरीका होता है वो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे i कैप j कैप और क्या लिखेंगे k कैप। वेक्टर a का कंपोनेंट लिखिए तो -2 3 और 1, बी का कंपोनेंट लिखिए 1 2 और क्या हो जाएगा -4। बस डिटर्मिनेंट मेथड को फॉलो करते हुए आपको निकालना है। तो सबसे पहले i वाले को रखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और ये -2 तो कितना हो जाएगा -14। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा -12 और -2 और इसको लिखेंगे i कैप, फिर लगाते हैं माइनस। अब जे वाले को ढकिए तो 4 2 जा 8 तो यह आ जाएगा प्लस में, फिर -1 1 जा 1 और फिर क्या लिखेंगे जे कैप और फिर क्या लिखेंगे प्लस। अब के वाले को कीजिए तो ये हो जाएगा आपका -4 और -3 के कैप। तो यहाँ से ए क्रॉस बी जब आप देखेंगे तो ये कितना आ गया, तो ये हो गया हमारा, एक सेकेंड सॉरी, तो ये हो गया आपका -14 i कैप और -7 j कैप और -7 k कैप। तो ये हो गया आपका a क्रॉस b। तो यहाँ से a क्रॉस b आपका आ गया a क्रॉस b कितना आ गया, तो ये हो गया -14 i कैप -7 j कैप -7 k कैप। अब डिवाइडेड बाई, अगर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिएगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, -14 का स्क्वायर कीजिए प्लस -7 का स्क्वायर कीजिए और प्लस -7 का स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ से अगर आप कॉमन भी लेंगे तो कॉमन आपका आ जाएगा कितना 7, तो 7 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर क्या बचेगा -2i कैप -j कैप -k कैप और इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 14 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 196 और 49 कितना हो जाएगा 98, तो 8 और 4 14 18 19 यानी कि 294 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका √294। हालांकि आप इसको फैक्टराइज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आप 7√6 भी लिख सकते हैं। तो ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा -2i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाई √6 तो ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा -2i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाई √6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आइए नंबर 16, इसमें कहता है कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। चूँकि देखिए ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और ए माइनस बी के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या बचेगा 4ab कॉस थीटा इजकल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस थीटा, पहले तो आप ये समझिए कि कॉस थीटा जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप थीटा क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री। तो याद रखिएगा जब भी आप दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो सम का, जब भी दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हो या फिर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो और ये दोनों अगर बराबर आ रहा है तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ वेक्टर ए इफ अ वेक्टर ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट। देखिए एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है और ये किधर है ईस्ट में है। तो कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -5 है। तो देखिए एक चीज समझिए, माइनस साइन बताएगा अपोजिट डायरेक्शन को, तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट। तो डायरेक्शन तो सबसे पहले वेस्ट हो जाएगा, तो ईस्ट वाला तो ऐसे ही ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखिए वेक्टर ए का ये कितना है 5 गुना है, तो 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 यूनिट होगा किधर, तो ड्यू वेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाइए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली ऑन द ग्राउंड एट स्पीड ऑफ 5√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए रेन जो है इस प्रकार से हो रही है और ये रेन हो रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से। आगे कहता है कि इफ अ मैन वॉक्स टुवर्ड्स द ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी इधर चल रहा है, मान लीजिए कि आदमी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है, तो इसको बारिश किस एंगल से आती हुई दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर आप चाहेंगे तो आप इसको पैरेलली अगर शिफ्ट करा करके देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी शिफ्ट करा सकते हैं। वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कराते हैं, वेक्टर नहीं बदलता है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और चलिए और ये जो है आपका 5√3 है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये समथिंग इधर आएगा क्या, रिजल्टेंट समथिंग आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा, यानी कि थीटा। तो यहाँ से आप लगा दीजिए कि tan थीटा जो हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होगा, तो 5/5√3। तो यहाँ से tan थीटा जो है ये हो जाएगा 1/√3, डेट इज थीटा जो है कितने के बराबर 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कहता है कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। देखिए ए क्रॉस बी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा ए बी साइन थीटा। और यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड का बात किया गया, तो यहाँ पर हम एन कैप नहीं लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखना है। और ये ए बी के बराबर है, तो ये चीज़ तो आपका कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा कितने के बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, तो थीटा कितने के बराबर हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री को ही क्या लिखा जा सकता है π/2 भी लिखा जा सकता है। तो जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी विल बी कोप्लानर ओनली इफ, यानी कि 3 वेक्टर ए बी और सी तभी कोप्लानर होंगे जब, तो कंडीशन याद रखेंगे जब ए डॉट बी क्रॉस सी 0 के बराबर होता है तो 3 वेक्टर को हम क्या कहेंगे कोप्लानर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप एंड i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 4k कैप आर परपेंडिकुलर इज। देखिए जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, जब भी दो वेक्टर क्या हो परपेंडिकुलर हो, तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये 0 के बराबर होगा। जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, तो 2 को गुणा कीजिए i से तो क्या हो जाएगा 2, और j माइनस लैम्डा j तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा, और ये 3 को कीजिए 4 से तो ये क्या हो जाएगा +12 इजकल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा कितने के बराबर आ गया
तो यहाँ पर लैम्डा आ गया 14 के बराबर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैम्डा आपका है 14। तो जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, याद रखेंगे डॉट प्रोडक्ट उनकी 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर ये आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर इसको के कैप बोलते हैं। तो बोला गया कि देन विच ऑफ द इज इनकरेक्ट। तो आई डॉट आई तो 1 होगा, सही है। जे डॉट जे भी 1 होगा, सही है। के डॉट के भी 1 होगा, सही है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही कही गई है। तो कह रहा है कि इट हैज नो मैग्नीट्यूड, गलत। मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट नॉन 0, ये भी गलत है। इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगी, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब ही होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इफ फॉर एनी टू नन नल वेक्टर, अगर दो कोई नन जीरो वेक्टर्स हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ दिस वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दिस वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वही बात कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और बी है, आप इन दोनों का सम का मैग्नीट्यूड निकालिए या फिर आप इन दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए, ये दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग देखें थीटा कितना होता है 90 डिग्री। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, मतलब कि ऐसे समझिए कि एक आपका वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, एक वेक्टर बी है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और इनके जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आ रही है ये भी 1 आ गई। यही बात कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो कहता है कि देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस विल बी, तब इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक वेक्टर हमारा ये रहा वेक्टर ए, और ये सपोज कीजिए कि हमारा रहा वेक्टर बी। अच्छा, ये भी आपका 1 यूनिट का है, ये भी आपका 1 यूनिट का है, और ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, यानी कि इन सब के बीच का एंगल जो है कितना होगा 60 डिग्री होगा। सारे एंगल्स अंदर में कितने होंगे, थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना देते हैं। देखिए ऐसे समझिए कि एक वेक्टर आपका रहा ए, इसके साथ जुड़ा हुआ है वेक्टर बी, ये वेक्टर रहा ए, ये वेक्टर रहा बी 1 यूनिट, और ये आपका रहा रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जब बन गया तो ये सब के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले दो वेक्टर्स के बीच में अगर आपको एंगल निकालना होगा तो आपको उनको या तो हेड से हेड जोड़ते हैं या फिर टेल से टेल जोड़ते हैं। तो इसको हम देखिए पैरेलली शिफ्ट कराए, किसको, वेक्टर ए को, तो ये तो चाहिए नहीं होगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को पता चल गया कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री। अब इनका पूछ रहा है डिफरेंस, तो आ जाइए, अगर आपको निकालना है वेक्टर ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे, यानी कि ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, और कॉस 120 कितना होता है तो -1/2। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 2 वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा और ओवरऑल ये जो रिजल्ट आ जाएगा कितना आ जाएगा √3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज सेम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड बराबर है इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो थीटा जो हो जाएगा ए और बी के बीच का ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट आइए, फिर कहता है कि द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज। देखिए, तो ऐसा कीजिए कि दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। तो ऐसा करते हैं कि आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और जे कैप प्लस के कैप, तो इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा, देखिए जैसे जब भी आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि जब आप ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना लिखिएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 2 इजकल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका कॉस थीटा जो है ये हो जाएगा 1 के बराबर, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पर ये मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर ये आई को जे से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मल्टीप्लाई होगा, जे और जे। तो जे और जे क्या हो जाएगा, 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 कॉस थीटा। तो 1 इजकल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगी 1/2। तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो वही कहानी हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर, अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, जैसे एक वेक्टर ए रहा, इसका एक यूनिट मान लीजिए, ये कोई रहा वेक्टर बी, चलिए सपोज कीजिए कि ये कोई रहा वेक्टर बी, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, इसको संभालेंगे, ये भी एक यूनिट का है, और ये इनका रहा मान लीजिए रिजल्टेंट, और ये सपोज कीजिए कि रिजल्टेंट भी एक ही यूनिट का है, ठीक। तो कह रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो सबसे पहले अगर ये तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री। तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब यहाँ से एंगल जानने के लिए ए को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये टेल से टेल कनेक्ट होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट 29 कहता है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, यानी कि यहाँ पर ए और बी दो वेक्टर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ए में बी को जोड़िए, बी में ए को जोड़िए, बात सही है। ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, सही है। लेकिन ए क्रॉस बी निकालिए या बी क्रॉस, ये गलत है। यहाँ पर सही क्या होगा, तो ए क्रॉस बी जो है ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, तो ये गलत है। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, मतलब ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का सम पूछा है, तो इसको अगर कीजिएगा तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, यही पूछा गया हमसे। तो आइए इसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो ये चीज़ जब आपकी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर सिंपली जो है क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, तो इस सेशन में हम लोग आज 30 क्वेश्चन को किए, और इसी के साथ ये सेशन हमारा होता है समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में और नए टॉपिक के साथ, इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के सवालों को करेंगे डिस्कस। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।